नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले जो लोकल न्यूज़ की तरफ नज़र डालें तो लोकल न्यूज़ में इस वक्त KTR जो है कांग्रेस पर हमलावर हैं। जैसा कि देखा जाए कि भाजपा सरकार जो है हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रहती है। इस वक्त विधानसभा चुनाव 2 राज्यों में चल रहे हैं, हरियाणा में अभी होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में 2 चरण के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। और वहाँ पर मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह हमेशा जाते हैं, रैलियां करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। और उन्होंने जो पिछले दिनों जो उन्होंने रैलियां की थी, लोगों को संबोधित किया था, उन्होंने NC प्रमुख और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने उनका पाकिस्तान से रिलेशन भी बताया था। और इसी कड़ी में जुड़ते हुए जो तेलंगाना के विपक्ष के नेता हैं KTR, उनका भी इसमें नाम शामिल हो गया है। उन्होंने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए उन्होंने पाकिस्तान से जुड़े होने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस सरकार है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मूसी नदी के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट देने का काम कर रही है। और उन्होंने ये जो आरोप लगाया वो बहुत ही गंभीर है। इसके बारे में आप अशर यासिर क्या कहेंगे? बिल्कुल रिदा जी, हिसाब से KTR ने कल इस बात को बोला है कि मूसी नदी मुख्यमंत्री के लिए खर्च को लेकर जो बार बार कांग्रेस के बदले वो बयान दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले इस पर 50,000 करोड़ रुपए बताया गया, फिर आगे बढ़ा के 75,000 करोड़ बताया गया, उसके बाद अब जो है 1,50,000 करोड़ रुपए इसके सौंदर्यीकरण के लिए बताया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि आखिरकार ये बार बार इसके खर्च को लेकर के इतने जो है क्या बोलते हैं बदले बयान क्यों सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बात की KTR की, तो KTR ने ये भी कहा है कि कांग्रेस सरकार को, रेवंत रेड्डी को सत्ता में आए हुए 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हैदराबाद में कोई भी ऐसा काम शुरू नहीं किया जिसके बारे में बोला जाए। जी। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने से पहले इन्होंने कई बड़े वादे किए थे, हैदराबाद को लेकर के कई बड़े वादे किए थे और उन्होंने अभी तक हैदराबाद में कोई काम शुरू नहीं किया है। और वहीं अगर बात करें मूसी नदी की, तो मूसी नदी को लेकर के, मूसी नदी के जो ये क्या बोलते हैं सौंदर्यीकरण है, इसको लेकर के कल KTR निकले थे अपनी टीम के साथ। उन्होंने वहाँ पे क्या बोलते हैं निरीक्षण किया और वहाँ के लोगों से बातचीत की है। KTR को अगर आप देखें तो KTR जब से यहाँ पे कांग्रेस सत्ता में आई है, KTR मुसलसल रेवंत रेड्डी पर हावी हैं। हर चीज़ पे हमला बोलते रहते हैं, हर चीज़ पे बात करते रहते हैं, चाहे वो हाइड्रा हो या फिर किसानों से लेकर मतलब जो भी मसले हो किसानों वाले, उसमें भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा किसानों ने एक सेल्फी अभियान शुरू किया था, जो वो रेवंत रेड्डी को अपने खेत से अपने वो एक क्या बोलते हैं सेल्फी लेकर के भेज रहे थे। उसको भी अगर देखा जाए तो BRS ने ही उसका सपोर्ट किया था। ठीक है, वहाँ के जो वहाँ के लीडर थे BRS के, उन्होंने सपोर्ट किया था। तो KTR या BRS, क्योंकि यहाँ पे BRS मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए BRS कांग्रेस पे हर चीज़ को लेकर के हमलावर रहती है, चाहे वो यहाँ का कोई भी मसला हो। इसी बीच उन्होंने एक बयान और दिया है जो काफ़ी मतलब शॉकिंग भी लगा है कि उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के लोगों ने BRS को अपना वोट दे करके जिताया है। BRS जो अपोजिशन में बैठी है उसको हैदराबाद के लोगों ने वोट दिया है। तो हैदराबाद में जब कोई काम नहीं हुआ है तो हैदराबाद के लोगों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हैदराबाद के लोगों ने हमें जिताया है, हैदराबाद के लोगों ने हमें वोट दिया, हैदराबाद के लोगों ने हम पे भरोसा किया, तो हैदराबाद के लोगों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है कि आपने सिर्फ हैदराबाद को ही लिया और जो और जो यहाँ पे वो हैं ज़िले डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे आप बात नहीं कर रहे हैं। उन पे अगर आपने सीधा सीधा ये बोला कि हैदराबाद के लोगों ने ही हमें वोट दिया है, इस वजह से हम हैदराबाद के लोगों की बात करेंगे। अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ हैदराबाद से वोट नहीं मिला, आपको और जो करीब करीब ज़िले हैं
जी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से भी वोट मिला। आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। जिस तरह से आप कृषि जो किसानों के वो अभियान, सेल्फी अभियान, उसको लेकर के बात करते हैं, इसी तरह और भी आपको डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने वोट दिए हैं। और आप मतलब अगर देखा जाए तो बीआरएस पार्टी यहाँ की एक ज़मीनी पार्टी है। बीआरएस से जब से ये तेलंगाना अलग हुआ है तब से 10 साल तक सत्ता में रही। 10 साल में ये मतलब ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि हैदराबाद में बहुत काम हुआ है, लेकिन हैदराबाद के बाहर जो वो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें उतना काम नहीं हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट वालों का ये रहता था कि मतलब उनको ऐसा लगता था कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। इस तरह से आप देखें हाईटेक सिटी इतना बन गया। हाईटेक सिटी आज मतलब हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि सबसे अच्छा अगर कोई वो होगा तो हाईटेक सिटी है। जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा और अभी उसी के चलते और बढ़ता जा रहा है। तो ये केटीआर का कहना कि हैदराबाद के लोग हमारे साथ, इसलिए हम हैदराबाद की बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। जी, जिस तरीके से केटीआर ने जो इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी जो हैं हैदराबाद के लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उनकी 10 महीने में जो उनकी सरकार, उनको समय हो चुका है। हालांकि देखा जाए कि महालक्ष्मी बस योजना भी उन्होंने शुरुआत की और मुफ्त बिजली बिल की भी उन्होंने शुरुआत की। बिल्कुल, और मुफ्त बिजली बिल हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, और अभी उन्होंने एक और वो किया है कि मतलब तेलंगाना में राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड को लेकर के एक डिजिटल कार्ड बनाएंगे जिसके ज़रिए सारे काम होंगे। उसी तरह जो है अगर आप देखें तो यहाँ के जो मतलब क्या बोलते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो है वो बिजली मुफ्त करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम ऐसे नहीं कि ये खुल के सामने आने हैं, ठीक है। इन कामों को थोड़ा सा वक्त लगेगा और हर काम के लिए एक वक्त चाहिए होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। कल हरियाणा में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली की थी और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया था। हालांकि जानते हुए कहा जाए कि हरियाणा में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके नतीजे 8 तारीख को आएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे एक ही साथ आएंगे। तो कल जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो रैली की थी, जो संबोधित किया लोगों को, उन्होंने जो कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आती है तो कांग्रेस यहाँ पर हरियाणा को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि जिस तरीके से हिमाचल में और तेलंगाना में इनके नेताओं के बीच जो तनातनी बनी हुई है, वही जो है हरियाणा में भी हाल होगा अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई। और उन्होंने कर्नाटका का भी जिक्र करते हुए कहा कि जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं और जो वहाँ के सीएम हैं उनमें भी जो तनातनी चल रही है, अगर आप अगर चाहते हैं कि हरियाणा सही सलामत रहे और यहाँ पर विकास हो तो आप कांग्रेस को वोट न देकर भाजपा को वोट दें और यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए। उन्होंने ऐसा दावा करते हुए कहा। बिल्कुल, जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जाकर के एक रैली की, उन्होंने रैली में देखा जाए तो कांग्रेस को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 60 साल देश में राज किया, लेकिन 60 सालों में उसने देश की बेटियों के लिए कोई वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब हम 2014 में सत्ता में आए उसके बाद हमने जो है क्या बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया जिसके तहत बेटियां जो हैं वो मतलब आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें हरियाणा की तो बेटियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं उसी तरह बेटियों के साथ इस देश में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, अन्याय भी हो रहा है। उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। और अगर हम वहीं बात करें कि वहाँ गए हरियाणा में, उन्होंने बोला कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमने शुरू किया है, तो हरियाणा की ही वो क्या बोलते हैं वो इतनी पहलवान जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिनको आप लोगों ने घसीटा, और हरियाणा में ही हरियाणा और पंजाब के किसान थे जो 750 किसानों की मौत हो गई, ठीक है, उसमें भी बेटियां थी, उसमें भी महिलाएं थी, उसके लिए आपने क्या किया। वहीं अगर मोदी जी की बात करें, मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से देश में करप्शन किया है, कांग्रेस ने देश को जो है दलालों और दामादों के हाथों बेच दिया है, ठीक है। इस तरह की बातें एक प्रधानमंत्री का करना कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। आप बात कीजिए मुद्दे की, आप बात कीजिए डेवलपमेंट की, आप बात कीजिए हेल्थ की, आप बात कीजिए रोजगार की। इन बातों को हटा करके अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान गरीब अमीर महिला और ये सब लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जो मेन मुद्दे हैं उनसे जनता को मतलब वो नहीं कर पाते हैं, क्या बोलते संबोधित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने उस हिसाब से काम नहीं किया। लेकिन जब वहीं अगर आप कश्मीर पे जाते हैं तो कश्मीर में आप पाकिस्तान का राग अलापते हैं,
कि हाँ मतलब ये जो कांग्रेस और एनसी का गठबंधन है या पीडीपी उन्हीं के साथ थी एक टाइम में, लेकिन अब पीडीपी उनके लिए बुरी हो गई क्योंकि पीडीपी चाह रही कि मैं अकेले, पीडीपी अब अकेले इलेक्शन लड़ रही, ठीक है। वहाँ पे 2 चरण का मतदान हो चुका है, यहाँ पे 5 तारीख को मतदान होना है। 5 तारीख को मतदान के लिए हरियाणा में इस वक्त जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं। तेलंगाना से भी लीडर्स वहाँ पे जा रहे हैं जो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करने के बाद कहीं ना कहीं वो लोग सिर्फ कांग्रेस पे ही निशाना साध रहे हैं। अगर आप देखें तो कोई आम आदमी पार्टी पे कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि कल अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मैं जेल से जल्दी छूट गया होता, मैं जेल से जल्दी बाहर आ गया होता तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। तो अगर मतलब जो देश के बड़े बड़े क्या बोलते हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये क्या बोलते हैं दिल्ली के पूर्व सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में बीजेपी का बड़ा योगदान है। और जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का योगदान देखा जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मैं थोड़ा पहले बाहर आ गया होता, जिस तरह से आप पंजाब में देख लें, पंजाब में भी वहाँ के मुख्य जो क्या बोलते हैं सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस थी, लेकिन जब वहाँ पे इन्हें पता चला कि हाँ मतलब यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, कांग्रेस का खेल बिगड़ गया। और वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं फूट मची हुई थी, जिस हिसाब से अभी जो क्या बोलते सूरत हाल चल रहा था क्या बोलते हैं यहाँ का हरियाणा का, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच में, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन इलेक्शन के एंड टाइम पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे आपका वोट ख़राब होता है, आपके प्रति लोगों का जो क्या बोलते हैं एक विश्वास होता है वो ख़राब होता है कि आप तो कुर्सी के लिए ही लड़ रहे हैं। आप कुर्सी के लिए ना लड़ के आप जनता के लिए लड़ें। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, लेकिन उनके जो लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं वो जनता के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने पे लगे रहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें क्या बोलते हैं इनकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इन्होंने मतलब ले दे के अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे ही हमला बोला है। कांग्रेस के ही जो भी चीज़ें हैं उन पे इन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच है, कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ सबको कुर्सी पे बैठना है, कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने जैसा आपने बोला कर्नाटक के मुख्यमंत्री की भी बात की जो अभी MUDA केस में उन पे कुछ मसले हुए हैं, उन पे बात की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उन महिला पहलवानों के बारे में बात नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी इस देश में जो महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं उन पे बात नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी मणिपुर पे बात नहीं की। लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो वो हो सकता है क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल पे बात कर लें। बिल्कुल इस देश में अगर देखा जाए तो अगर इस तरह से मतलब होते हैं केसेस तो इसमें इंसान स्टेट और लीडर देख करके बात करता है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो या फिर वो चाहे कोई ऐसी आम आदमी हो जी। वो सिर्फ स्टेट और वहाँ का सीएम कौन है, वहाँ पे सरकार किस को देख करके ही बात करता है। जिस तरह से आप देखिए कि कोलकाता वाले केस में आज तक प्रदर्शन हो रहे हैं, बीजेपी वहाँ पे आज तक प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। लेकिन वहीं जब यूपी में होता है, वहीं जब क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में होता है, वहीं जब उत्तराखंड में होता है, वहीं जब बिहार में केसेस होते हैं, इन पे बात नहीं होती, इन पे कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इस देश में एक ऐसी क्या बन गई है मेंटेलिटी लोगों की कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा लीडर है जो सीधा सीधा इस देश के जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री हैं उससे बात कर सकता है, उनको चुनौती दे सकता है, तो उसके खिलाफ सब हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे उनकी अपनी सत्ता होती है, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो शिंदे हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, वहाँ पे कोई इस तरह से आवाज़ नहीं उठा पाता। जिस तरह से आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल पर नरेंद्र मोदी कटाक्ष नहीं करते हैं, उनको घेरते हुए नज़र नहीं आते हैं, तो देखा जाए ऐसे जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं चाहे जम्मू कश्मीर में हो या हरियाणा में हो, तो मोदी जी सिर्फ कांग्रेस को ही टारगेट करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक मजबूत पार्टी है
जी। और उनको इसी सिलसिले में कल राहुल गांधी ने भी जम्मू कश्मीर में एक रैली की थी और लोगों को संबोधित भी किया था, और उन्होंने उस दौरान स्टेटहुड का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस जो है सत्ता में आती है तो हम राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे, और उन्होंने कहा कि जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जम्मू कश्मीर को, उसको हम जो है संसद में उठाएंगे पूरी तरीके से, पूरे ताकत के साथ। और उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे इस मामले को लेकर। बिल्कुल, राहुल गांधी ने कल ये बोला है कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राज्य, स्टेट, वो केंद्र शासित प्रदेश बना है। हालांकि कई केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो स्टेट बने हैं। उन्होंने कल तेलंगाना, आंध्रा का भी जिक्र किया जी। उन्होंने कल छत्तीसगढ़ के बारे में बोला, उन्होंने कल बिहार और झारखंड के बारे में बोला, लेकिन ये कहा है कि हम ये चाहते थे कि चुनाव से पहले स्टेटहुड का जो है वो दर्जा मिले, लेकिन मतलब इस देश में जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी, इस वजह से स्टेटहुड का जो है दर्जा वो नहीं मिल पाया। लेकिन हम जो है पूरी अपनी कोशिश करेंगे इसके बाद में कि जब वो हो जाएंगे इलेक्शन, अगर हमारी सत्ता आती है या हम सत्ता में नहीं भी आते हैं तो भी हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी तोड़ मेहनत करेंगे कि हम आप लोगों को स्टेटहुड का दर्जा दिलाएं, क्योंकि उनका कहना है कि हम ये बात बोल रहे हैं और ये आप एक एक जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि हमें स्टेटहुड का दर्जा मिले। और साथ ही जो है क्या बोलते हैं, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इस स्टेट को बाहर के लोग चला रहे हैं, बाहर के लोगों के ज़रिए ये स्टेट चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सही नहीं। वहीं अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला ने भी ये बोला था कि हम चाहते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए जॉब हों, हम चाहते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं उनकी ज़मीनें उनकी हों। लेकिन जब से ये हुआ है साल 2019 से, तब से कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। कश्मीर में जॉब बहुत कम हो रही हैं और उसमें बाहर के लोगों को लाया जा रहा है। और बीच में ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी लेके आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं अगर ये बात कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो भी हम स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ेंगे और स्टेटहुड का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन अगर हम सत्ता में नहीं आए तो भी हम इसके मतलब हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम इसके लिए काम करते रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की, तो कल वहाँ पे दूसरा चरण था और दूसरे चरण में कल 56% वोटिंग हुई है। मतलब 56 से थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी डेटा जो है वो क्लियर आया नहीं सामने। तो देखा जाए तो पिछले जो वो था क्या बोलते हैं जो वोटिंग परसेंटेज जी बिल्कुल, जो पहला चरण था उसमें 58.85 था, इसमें 56 आया है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सुबह में कल देखा जा रहा था कि लोग जिस हिसाब से कतार में लगे हुए थे और उनके अंदर एक खुशी का माहौल था कि भाई 10 साल के बाद हमें ये मिला है, अपने मत का इस्तेमाल करना है, तो हम उस हिसाब से करें। हम जो है मतलब उनके अंदर एक खुशी थी, खुशी की लहर थी, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग जा रहे थे और उस चीज़ की खुशियां मना रहे थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो 56% वोटिंग कोई कम नहीं होती है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं 70% तक मतलब हो सकता है मतदान, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ होते नहीं हैं, बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री होते हैं, आउट ऑफ स्टेट्स होते हैं, पढ़ाई के लिए होते हैं, बिजनेस के लिए होते हैं, जॉब के लिए होते हैं। कश्मीर के लोग मतलब जॉब और क्या बोलते हैं ये स्टडी के लिए और बिजनेस के लिए बाहर होते हैं। तो 56% कम नहीं है, लेकिन उम्मीद के हिसाब से 70% अगर देखा जाए तो उससे तो कम ही है फिर। तो रुक करते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी दोहरी नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं और ये मामला जो है कोर्ट भी पहुंच चुका है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की अदालतों में ये मसला पहुंच चुका है और जो दिल्ली की अदालत जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच ने कल गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं तो आप इस
इस चीज़ को क्लियर कीजिए। और हालांकि देखा जाए जो भाजपा के जो नेता हैं या दूसरे जो नेता हैं वो उनकी नागरिकता पर हमेशा ही सवाल उठाते रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के लीडर हैं और एक वकील भी हैं, उन्होंने भी दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की जो भारतीय नागरिकता है उसको ख़त्म किया जाए और राहुल गांधी उसको मतलब क्या बोलते हैं रद्द किया जाए और राहुल गांधी के लिए जो यहाँ का गृह मंत्रालय है वो एक नोटिस जारी करे, ठीक है, उसको निर्देश दिया था, वो निर्देश दे कि इसके बारे में जांच हो। वे अगर हम बात करें, आपने जहाँ से शुरू किया कि लखनऊ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और ये याचिका कर्नाटक के रहने वाले एक आदमी ने दायर की। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के पास दो नागरिकताएं हैं और दूसरी जो है वो यूनाइटेड किंगडम्स की है, ठीक है। इस पे हालांकि अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और कांग्रेस की तरफ से अब ये कि आ सकता है बयान आज या अभी थोड़ी देर में आ सकता है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, एक लीडर है जिसने इस देश में क्रांति लाई। 2014 से अगर देखें तो अपोजिशन थी नहीं जी। अपोजिशन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता आई है, उस जागरूकता के पीछे राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। राहुल गांधी ने जिस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी ने जिस हिसाब से मतलब इस इलेक्शन में कैंपेन की, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद संसद से निकाल दिया गया, उनके घर से निकाल दिया गया, उनकी सदस्यता जो है वो क्या बोलते हैं रद्द कर दी गई, उसके बाद फिर बहाल करनी पड़ी। हालांकि आप देख सकती हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ने राहुल गांधी वाले केस में कितनी जल्दी काम किया था, मतलब फ़ौरन काम कर दिया था, लेकिन जब वहीं किसी बीजेपी लीडर की बात आती है तो इतनी जल्दी काम नहीं होता है। अगर हम देखें कि जब जो एक लीडर थे बीजेपी के, जिन्होंने बीएसपी के लीडर जो थे उस वक्त, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं, दानिश अली, उन पे जिस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, उनको मतलब इस्लाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें की थी कि तुम मुसलमान हो वगैरह वगैरह, उनकी जो बयान थे उनका जो बयान था उसको जो है कार्रवाई से हटा दिया गया था, उन पे एक्शन नहीं हुआ। हालांकि बाद में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, ये चीज़ें कवर करने के लिए होती हैं, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और उस इंसान ने भी फिर बीएसपी को छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए। खैर, जिस हिसाब से राहुल गांधी ने इन चीज़ों को मतलब देश में एक जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, इस देश में जो मतलब क्या बोलते हैं अपोजिशन की जो एक ताकत होती है उसको लेकर राहुल गांधी आगे पड़े। और ये भी देखा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस वक्त जो लोकप्रियता बढ़ रही है, राहुल गांधी इस वक्त जो हर जगह आप देखती हैं कहीं भी वो चले जाते हैं, कभी मोची के पास चले गए, कभी कुली के पास चले गए, कभी वो कहीं चले गए। इससे बीजेपी को डर है, इससे नरेंद्र मोदी को डर है, इससे अमित शाह को डर है, इसी वजह से इस तरह की चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अब क्या बयान आता है ये देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बारे में अगर कोई बात करनी तो कांग्रेस की तरफ से अगर कोई बयान आता उसके बाद ही कुछ बात कर सकते हो, क्योंकि ये मामला कोई छोटा नहीं है। एक मतलब लोकसभा के लीडर हैं जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके बारे में इस तरह के मतलब कोर्ट में चीज़ें गई हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं। इस पे इस तरह से हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जब तक कि उधर से कोई बयान सामने नहीं आ जाता। जैसा कि आपने एक डिस्कशन में एक जिक्र किया कि जो देश के पीएम है नरेंद्र मोदी, जो जिस तरह के वो बयान देते हैं उनको वो शोभा नहीं देते हैं और उनको इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो इसी को देखते हुए जो भाजपा के जो दूसरे नेताएं हैं जो आए दिन विवादास्पद बयान देते रहते हैं, हालांकि देखा जाए जो मंडी की जो सांसद हैं कंगना रनौत, वो भी आए दिन अपने बयानों को लेकर घेरे में रहती हैं और वो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों कहा था सोनिया गांधी को लेकर, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हिमाचल में जो कर्जा आता है, जो कर्जे का पैसा आता है, वो सोनिया गांधी की झोली में डाल दिया जाता है। और उन्होंने वहां पर एक वीडियो जारी करते हुए कृषि कानून पर भी एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून जो निरस्त हुए हैं उनको वापस ले लिया जाना चाहिए। और उनके इस बयान पर जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो कंगना का जो बयान है वो बहुत ही
विवादास्पद बयान है और बचकाना है, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भाजपा को इससे नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो किसानों का मामला भी शांत नहीं हुआ है और जिस तरह से कंगना रनावत बयान दे रही हैं वो उसमें ऐसा लग रहा है कि वो उस आग में घी डालने वाला काम कर रही हैं। ठीक है, और रही बात अगर हम बात करें किसान नेता राकेश टिकैत की, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह के उल जलूल बयान देना एक जो आप एमपी हैं, लोकसभा में सांसद हैं, आपके लिए शोभा नहीं देता। आप, हालांकि कंगना के बारे में ये कहा जाता है कंगना कोई भी बात ऐसे कर देती हैं, हालांकि कंगना के बयान के बाद जो बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल एक बयान जारी होता है उसमें कहा जाता है कि ये उनकी अपनी, मतलब ये उनका अपना निजी बयान है। हालांकि उन्होंने कल ये भी कहा वीडियो में, जो उन्होंने कहा है कि ये मेरा अपना निजी बयान है, ये किसी पार्टी का बयान नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है वीडियो में। बिल्कुल, और मतलब जिस तरह से वो बयान देती हैं फिर माफ़ी मांगती हैं, तो राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा को कंगना के बयान का स्पष्टीकरण देना चाहिए जी। कि आखिर वो ऐसे बयान क्यों दे रही। एक ऐसा आपका एमपी है जिसको आप बार बार मना करते हैं कि भाई ऐसे बयान ना दो, इस तरह के बयान ना दो, फिर भी वो ऐसे उल जलूल बयान देता रहता है। और आप हरियाणा में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है और हरियाणा के ही किसान नेता जो हैं वो प्रोटेस्ट, मतलब किसान जो हैं हरियाणा और पंजाब के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप हरियाणा के जो किसान हैं वो, और हरियाणा के जो क्या बोलते हैं पहलवान हैं वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप उस दौरान ऐसा बयान दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि मतलब ये जो बयान देते हैं वो किस तरह से दे रही हैं। भाई एक इंसान अगर बयान देता है उसका कोई सिर पैर होता है, ठीक है, उनके बयान का कोई सिर पैर नहीं होता। जिस तरह आपने बोला कि सोनिया गांधी पर उन्होंने बोला था कि केंद्र सरकार से जो बजट आता है उसको सोनिया गांधी की झोली में डाल दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने एक बार कहा था कि मतलब आप अगर देख रहा है तो राहुल गांधी के बारे में वो काफ़ी बयान देती रहती हैं। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा, ड्रग्स लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी इस पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर मतलब कोई एक्शन ज़्यादा नहीं लिया। सोनिया गांधी पे बात की, सोनिया गांधी पे भी इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अब उन्होंने जब ये बोला है किसानों को लेकर के, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन इस पे अब ये देखा जा रहा है कि कंगना रनावत जो हैं वो किस तरह से उनका माइंड क्या है जी। उनकी मेंटलिटी जो है वो क्या है, वो किस तरह से आकर के कभी भी आप कैमरा ऑन करके कुछ भी बोल सकती हैं। आप एक एमपी हैं, आपको उसकी मर्यादा में रह करके बात करनी होगी, और आप सत्ता पक्ष में हैं, आप सत्ता के साथ हैं, जिस पार्टी की सत्ता इस देश में है आप उसके साथ हैं। आपके प्रधानमंत्री जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके जो लीडर हैं, आपके जो लीडर हैं इस देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्होंने ही आकर के किसानों के जो वो बिल थे उसको वापस लिया था। अब आप कैसे कह सकती हैं कि इन किसानों के बिल को वापस फिर से लागू करना चाहिए? आप किस तरह कह सकती हैं? आपको बात करने से पहले थोड़ी देर सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। ऐसे ही आकर के कैमरा ऑन करके आप कुछ भी नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। जी, जैसा कि आपने बोला कि राहुल गांधी हैं या जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कंगना के जो बयान हैं वो सभी को ही बचकाना लगते हैं, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, सभी उनके बयानों को बचकाना ही बोलते हैं और बचकाना सोचकर ये छोड़ देते हैं उनको। ये छोड़ देते हैं और ये मतलब अगर देखा जाए तो बीजेपी हमेशा उनके बयान को कवर करती है। अगर आपका कोई भी लीडर इस तरह के बयान दे रहा है तो आपको उसको कवर नहीं करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसको एक सही से बोलना चाहिए कि भाई इन चीज़ों को बंद करो, इस तरह के बयानात ना दो। इस तरह के बयानात देने से देखिए उनका कोई, कंगना का कोई नुकसान इतना नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है पार्टी का, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन है। हरियाणा के किसान जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब के किसानों के साथ, हरियाणा के जो हैं वो जो क्या बोलते हैं पहलवान, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रही हैं इस वक्त। बीजेपी के लिए अपने आप को रोकने से बेहतर है आप कंगना रनावत को रोक लें, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा।
तो रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला लिया था बुलडोज़र पर कि बुलडोज़र प्रक्रिया निजी जो संपत्ति है उस पर उसकी प्रक्रिया ना चलाई जाए, जो अवैध निर्माण है उस पर अगर बुलडोज़र चलाया जाए तो वो वैध है। और इसी सिलसिले में देखते हुए कल बहराइच के एक क्षेत्र में बुलडोज़र चला है और 23 मकानों को ढाया गया है वहाँ पर, और प्रशासन की देखरेख में, पुलिस की देखरेख में वो मकान ढाए गए हैं। हालांकि जो गांव वाले हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और उन्होंने कोई आपत्ति भी नहीं जताई है इस पर। देखिए, जिस तरह से कल ये बुलडोज़र चला है, देश में इस वक्त बुलडोज़र कार्रवाई पे बैन लगाया हुआ है और इसमें वहाँ के एसडीएम जो है उन्होंने बोला है कि इसको लेकर के नोटिस दिया गया था। इसमें जो परिवार रहते थे उन लोगों ने घर खाली कर दिया था और ये कहीं ना कहीं पूरी एक प्रक्रिया के तहत हुआ है जी। और इस पे भी इस पे जब एसडीएम ने वहाँ के बोल रहा तो बात करना उतना वो है नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने भी शायद उसके बारे में ज़्यादा क्या बोलते हैं अपोज नहीं किया उस चीज़ को। जी। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला है कि बुलडोज़र ना चले तो नहीं चलना चाहिए। जब ये 1 तारीख को या 5 तारीख को जो इस पे क्या बोलते सुनवाई होने उसके बाद ही चलना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें ये भी हम ये भी कह सकते हैं कि यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ वो ना सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं ना किसी चीज़ से डरते हैं। वो अपने हिसाब से ही अपनी सरकार चलाना चाहते हैं और ये किसी भी मतलब प्रदेश के लिए या किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आते हैं उसका सम्मान करना हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसे जो आपने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि निर्माणों पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोज़र चलाए जा सकते हैं और जो जिस संपत्ति पर बुलडोज़र कल चलाया गया है वो सरकारी संपत्ति बताई जा रही है, जिस पर लोगों ने कब्जा करके मकान बना के रखे थे। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।